एग्जामिनेशन के टाइम पर जब आप पढ़ते थे तो आपका रूटीन क्या होता था? सर मेरा बचपन से ड्रीम था कि मुझे आर्म फोर्सेस में सर्व करना है। तो आपको रिटन एग्जामिनेशन ज्यादा टफ लगा या फिर एसएसबी आपको ज्यादा टफ लगा? मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 82 केजीज़ का अराउंड था। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं ओवर एक्साइटेड हो गया। मैं ज़्यादा एक तरह से बोलने लगा, लोगों को मौका नहीं दिया, ज़्यादा बोलने लगा था। अपना मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट ऑब्स्टिकल में लगा दिया। फिर जब तक मैं सेकंड ऑब्स्टिकल को फिगर आउट करके ब्रिज बना रहा था तो जो जीटीओ सर थे उन्होंने बोला कि आपका टाइम अप हो गया। पेरेंट्स का रिएक्शन कैसे था? पेरेंट्स का कोई रिएक्शन नहीं था सर। हेलो दोस्तों, आज जेंटेस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक एनडीए वॉरियर से जिसने एनडीए 154 में मेरिट लिस्ट में AIR 363 पाकर एकेडमी का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ हैं हमारे हीरो तन्मय। हेलो तन्मय। हेलो सर। कैसे हो तन्मय? सर आई एम फाइन। और कैसा लग रहा है तुमको? फील कैसा हो रहा है? एनडीए अब फाइनली क्वालिफाई कर लिया है, अब ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो, कैसा फील कर रहे हो? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए एनडीए एक ड्रीम था और अब जब वो पूरा हो रहा है तो मुझे बेहद ही खुशी है। सो दोस्तों, आज हम लोग जो है तन्मय के सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि क्या क्या स्ट्रगल पीरियड से जो तन्मय ने फेस किए और कैसे उसको वो अपने सक्सेस तक पहुंचा है, जो कि आपको भी इंस्पायर करेगा। जरूर से जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। तो तन्मय, सबसे पहले सबसे शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके घर में कोई है जो डिफेंस बैकग्राउंड से है, या आपका जो स्टार्टिंग है, जो स्कूलिंग हुई है, वो कहाँ से हुई है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मेरे घर से कोई डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है। मैं फर्स्ट जनरेशन हूँगा जो आर्म फोर्सेस में सर्व करेगा। सर मेरी स्कूलिंग डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल कैंट कानपुर से हुई है। वहीं से मैंने अपना 10th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM स्ट्रीम से पूरा करा। ओके। और फैमिली में कौन कौन है? सर मेरी फैमिली में मेरी मदर है और मेरे नाना नानी ने मुझको अपब्रिंगिंग मेरी नाना नानी ने करी। ओके। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए, जो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे घर से तो कोई है ही नहीं डिफेंस में और मेरे घर से तो किसी ने एनडीए क्वालिफाई नहीं किया तो मैं तो कभी कर ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एक मिथ है। देखिए, आपके सामने जो है एग्जाम्पल है तन्मय, जिनके घर से कोई भी नहीं था पर उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में अपने एनडीए के इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी किया है और रिकमेंड भी हुए हैं। तो तन्मय, बचपन से ही आपको एनडीए का क्रेज था या फिर आपको किसी एक उम्र पे आके या कोई इंसिडेंट के बाद जो है आपने एनडीए को अपना फोकस बनाया या एनडीए का प्लान किया? बताइए जरा हम लोग। सर मेरा बचपन से ड्रीम था कि मुझे आर्म फोर्सेस में सर्व करना है। मैं बचपन से ही इसी जॉनर से रिलेटेड मूवीज़ देखता था। मेरी फेवरेट मूवी द गाजी अटैक, वहीं से मैंने इंस्पायर हुआ और फिर मैंने नेवी ऑप्ट करा। उसके साथ ही मैंने कई मूवीज़ देखी, बॉर्डर, सर्जिकल स्ट्राइक और अभी जो रिसेंटली आई है सैम बहादुर, जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ पर इंस्पायर्ड है। तो वहीं से मेरा मोटिवेशन रहा हमेशा, वहीं से मेरा एक ड्रीम बना कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है। सर टॉकिंग अबाउट एनडीए का जो प्रोसेस है, जो फॉर्म है, वो सब मुझे अपने दोस्तों से पता चला। और जब मैं 12th में अप्रैल में मेरे को जब इसके बारे में मालूम पड़ा तो जब मई में फॉर्म आया तो मैंने उसको फिल करा। और मई में फॉर्म आए थे? ओके जी सर। तो सबसे पहले और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे चाहूंगा कि आपके सीनियर्स कोई थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या फिर एनडीए के लिए जो है पहली बार आपको किसके द्वारा पता चला, और स्कूल ने कैसे आपको हेल्प किया एनडीए के बारे में, या ये जो आपके सराउंडिंग्स में जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं इन्होंने कैसे सपोर्ट किया आपको जब आपने एनडीए का फॉर्म भरा? इसके बारे में हम लोगों को और हमारे व्यूअर्स को जो है बताइए। सर जो एनडीए का जो मेरे स्कूल में एनवायरनमेंट रहा है, कई लोग मेरे स्कूल से एनडीए का फॉर्म भरते रहे और उसकी प्रिपरेशन करते रहे। टॉकिंग अबाउट जो सीनियर है मेरे स्कूल से, अभी रिसेंटली 153rd कोर्स में एक सीनियर है यथार्थ भैया, वो उन्होंने उसके बारे में, एनडीए के बारे में मुझे कई बार बताया और उनसे भी मैंने इंस्पिरेशन ली। उनका भी जो हमारे जो टीचर्स थे वो उनके बारे में बात करते थे, उनसे मैं इंस्पायर हुआ। और जो एनवायरनमेंट मेरे स्कूल में है वो बहुत ज़्यादा, मतलब यही साइंस के जो फील्ड हो गए, जेई वगैरह, एनडीए वगैरह, आर्म फोर्सेस के, इन सब की तरफ थोड़ा थोड़ा रहा है।
जेई नीट की वजह तरफ भी रहा है उसका शिफ्ट। तो बेसिकली सर यही से मेरे को एनवायरनमेंट मिला, मेरे दोस्तों ने मुझे, पर्टिकुलरली जो मेरे फ्रेंड्स थे स्कूल में, जो कोचिंग में फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बताया एनडीए के बारे में, प्रोसेस के बारे में। यहीं से मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, यहीं से मेरे जो मेरे कॉन्सेप्ट्स थे, जो क्लैरिटी होती जो प्रोसेस में आपका मेरिट, मेडिकल और एसएसपी वगैरह इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, धीरे धीरे यहीं से मैंने कलेक्ट करी और फिर धीरे धीरे मैं इसी पे आगे बढ़ता रहा। ओके, तो तन्मय, एनडीए का जो एग्जामिनेशन होता है, बच्चे सबसे ज्यादा तो घबराते हैं, वो इस चीज में घबराते हैं कि रिटन जो एग्जामिनेशन है ना वो निकल जाए तो मैं एसएसबी निकाल लूंगा। और कुछ लोग जो है बोलते हैं कि रिटन एग्जाम तो मैं निकाल लेता हूँ पर एसएसबी नहीं निकाल पाता हूँ। तो आपको रिटन एग्जामिनेशन ज्यादा टफ लगा या फिर एसएसबी आपको ज्यादा टफ लगी? ऑफ कोर्स एसएसबी सबसे ज्यादा टफ था। ओके, बात बिल्कुल सही है। और जब मैंने अपना एग्जाम दिया था तो मुझे भी एसएसबी ही टफ लगी थी। तो रिटन एग्जामिनेशन के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद फिर आपसे एसएसबी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि जब रिटन एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे थे तो क्या क्या आप करते थे, किन किन चीजों पर आप फोकस करते थे, कौन से टॉपिक्स पर आप फोकस करते थे और कैसे आपकी प्रिपरेशन रहती थी फॉर रिटन एग्जामिनेशन? सर बेसिकली जो रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन मेरी थी वो मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करी। उसके बाद सर मैं कोचिंग से मैंने मेंटरशिप, गाइडेंस ये सब लिया। कोमल मैम ने मुझे मेंटरशिप दी, जेंटेक्स ने मुझे गाइडेंस दिया और फिर मैंने ऐसे रिटन के लिए प्रिपेयर करा। ठीक है, तो आपका जब एग्जामिनेशन के टाइम पर जब आप पढ़ते थे तो आपका रूटीन क्या होता था? क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन आपका मेंटल और फिजिकल दोनों है। तो मेंटली आप कैसे अपने आप को स्टेबल रखते थे और कैसे आप अपना फिजिकली जो है, जो फिजिकल एस्पेक्ट्स था, इसमें रनिंग भी आती है, आपके पुशअप्स भी आते हैं, सिटअप्स भी आते हैं, तो इसको भी क्या आप डेली करते थे या फिर आपने रिटन एग्जामिनेशन के बाद शुरू किया इसको? तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरीके से हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए और क्या रूटीन आपका था? सर मैं अपने अगर रूटीन के बारे में बात करूं तो मेरा रूटीन सुबह 6 बजे स्टार्ट होता था। 6 बजे मैं उठता था, स्कूल के लिए तैयार होता था, स्कूल जाता था। स्कूल से करीबन मैं 2-2:30 बजे तक आ जाता था। उसके बाद 3 बजे से लेके 7 बजे तक मेरी कोचिंग चलती थी। कोचिंग में मैं अपना एनडीए से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ता था। उसके बाद सर मैं जब घर पहुंचता था करीबन 8 बजे के करीब, फिर मैं रनिंग के लिए जाता था। रनिंग में वहाँ अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे फोकस करता था। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 82 केजीज़ के अराउंड था और क्योंकि मुझे डिफेंस में जाना था तो मैंने इसको कट करने की सोची थी। जब मैं इस प्रोसेस में था, मई में फॉर्म भरा था, मैंने स्टार्ट कर दिया था जून से, और जून से जब तक मेरी एसएसबी नहीं हुई थी तब तक मैं इसी रूटीन को फॉलो करता रहा। तो मेरा वेट 82 से 68 हो गया था एसएसबी से पहले। उसके बाद सर जब मैं शाम को रनिंग करता था ग्राउंड में, पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स, ये सब प्रैक्टिस, इन सब के बाद ये सब करता था। उसके बाद सर मैं जिम भी जाता था, अल्टरनेट, कभी मतलब कोशिश करता था अल्टरनेट जाऊँ, अपना 2-2 मतलब वर्कआउट फोकस दोनों तरफ मैनेज करके चलता था। 9 बजे तक मैं घर आता था। उसके बाद फैमिली फ्रेंड से बात करी, घर पे बात करी, फ्रेंड से बात करी और खाना पीना खाया। उसके बाद सर 11 o'clock मैं दोबारा बैठता था पढ़ने। जब पढ़ने बैठता था तो PYQ हो गए, कई बार स्कूल का काम हो गया, सेल्फ स्टडी हो गई, DPP हो गई, ये सब लगाकर फिर मैं 1 बजे तक सो जाता था। तो आपको जो कोचिंग थी वो DPP प्रोवाइड करती थी, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करती थी, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पे प्रोवाइड करती थी, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिली? और कोमल मैम का नाम आपने लिया, तो कोमल मैम ने इसमें आपको कैसे हेल्प किया? सर कोमल मैम ने मुझे मेंटोरशिप दी, उन्होंने मुझे गाइड करा। जब भी टेस्ट होते थे हमारे यहाँ, उनका जब भी रिज़ल्ट आता था, इवैल्यूएशन होता था, तो मैम पर्सनली बुलाती थी, 1-on-1 वो बताती थी कि आपकी कहाँ मिस्टेक हैं, आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कैसे करने हैं, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ये सब चीज़ें जो मैम ने सिखाई, ये मेरे बहुत हेल्पफुल रही वहाँ पर। और एकेडमी ने मुझे DPP शीट्स प्रोवाइड कराई, ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कराए। इन सब से जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है वो मिल जाती थी, रेफरेंसेस मिल जाते थे। और पर्टिकुलरली क्योंकि मैं PCM स्ट्रीम का हूँ तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब का जो मटेरियल था वो मैंने ऑनलाइन एकेडमी से ही मुझे मिला। तो जो बेसिकली अदर जो हमारे जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है उसके सब्जेक्ट्स की तैयारी, उसके लिए मेरे जो जेंटेक्स एकेडमी ने मुझे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए, वो बहुत हेल्पफुल रहे और इसी वजह से मेरा आज रिटर्न निकला। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जेंटेक्स एकेडमी जो है वो हाइब्रिड मोड पे चलती है, मतलब ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पर रहती हैं और इसके साथ साथ आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी रहती हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस किसी कारणवश मिस कर देते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस को भी यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज है रियल टाइम इवैल्यूएशन, मतलब यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, और यहाँ पर इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि तन्मय ने कहा भी। तो तन्मय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज
जो मतलब मुझे इंपॉर्टेंट जो लगती है, क्योंकि बच्चों का ना एक इंटरेस्ट होता है, एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता। तो कोचिंग क्या करती है कि सारी चीजों को एक साथ लेकर आती है। आपका इंटरेस्ट जो है सबसे अच्छा और सबसे मजेदार सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता था? सर सबसे अच्छा मेरा जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स था। मुझे उसमें हमेशा ईज़ रहती थी, क्योंकि मैं अपना खुद से उसमें टाइम दिया करता था, अलग से अपना उसमें फोकस करा करता था, क्वेश्चंस लगाया करता था, PYQ लगाया करता था। तो मैं मैथ्स को हमेशा टाइम देता था, तो इसीलिए मेरा मैथ्स एक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था और मैंने उसकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी है। कई बार अदर सब्जेक्ट्स को छोड़ के सिर्फ मैंने मैथ्स करी है, चीट करा है। तो मैथ्स को मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करा था। और दूसरा और सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था? सर टफ सब्जेक्ट में मुझे जो बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड, मुझे टफ सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यही सब लगते थे। तो जब मैं इनकी तैयारी किया करता था, ऑनलाइन PYQ लगाया करता था, तो कई बार मैं उसमें बीच में फंस जाता था, चीज़ें नहीं समझ आ रही होती थी। तो फिर लेक्चर वगैरह देख के, थोड़ा बहुत खुद से कोशिश करके, पढ़ के, उसके बारे में जान के मैंने उसको मतलब कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी का कि कौन सा भूगोल है, कौन सा क्रोनोलॉजी है, ये सब समझ में थोड़ा सा दिक्कत आती थी। अरे बात तो सही है, ये हर एक बच्चे को दिक्कत आती है कि कौन कब आया था, लॉर्ड बेटन कब आया था, और पता नहीं कौन कौन से नाम होते हैं, मैं तो खुद अभी भूल गया हूँ बिल्कुल। आप एक चीज और भी है कि बच्चों को नॉर्मली देखने को मिलता है कि इंग्लिश जो है उनको बड़ी टफ सी लगती है। तो आपको भी इंग्लिश टफ लगती थी या फिर हमेशा से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी? सर इंग्लिश स्टार्टिंग में मुझे टफ़ लगती थी। जब मैं 9th क्लास में था तो कई मतलब ऐसा था कि इंग्लिश में मेरा स्कोर भी नहीं आता था, मैं फ्लुएंसी से बोल भी नहीं पाता था। और मेरा इंग्लिश का जो अच्छा होना स्टार्ट हुआ है वो 9th से हुआ, जब मुझे एक बार स्कूल में डिबेट कंपटीशन था, उसमें हाउस में डिनाई करा गया था कि आप नहीं करो, आपकी जगह कोई और। ईगोइस्टिक आ गया था, ईगो आ गया था, अरे यार मुझे कैसे मना कर दिया गया? नहीं सर, ईगो भी नहीं था, लेकिन एक चाह थी कि जाना है, डिबेट में करना है, उस चीज़ में अपने अंदर वो स्किल इम्प्रूव करनी है। तो जब ये चीज़ मेरे अंदर आई कि मुझे डिबेट में जाना है, तो फिर मैंने 10th में बहुत ही ड्रास्टिकली फोकस शिफ्ट करा था। मेरे स्कूल के टीचर एक हैं शिरीष अवस्थी सर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी इंग्लिश में। उन्होंने भी मुझे स्कूल में भी बहुत फोकस करवाया उन्होंने। और मैंने इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़े, मैंने स्टोरीज़ वगैरह पढ़ी, मैंने नॉवेल्स वगैरह पढ़ी। और बेसिकली सर मैंने खुद फोकस करा, खुद मिरर में देख के बोला। डेक्लेमेशन कंपटीशन स्कूल में हुए, डिबेट हुए, और उसमें जब मैं फोकस करता गया तो 12th तक आते आते। मेरा एक सवाल है आपसे कि इंग्लिश, जैसे आपने कहा कि पहले आपकी कमजोर थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने उस पर बहुत काम किया। तो जब आप इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो ये जो आपने कहा, मुझे लगता है ये सारे स्टूडेंट्स को भी जानना चाहिए कि जब भी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज होती है। तो आप जितना ज्यादा लोगों से बात करेंगे इंग्लिश में, उतना ज्यादा आपकी वो लैंग्वेज जो है अच्छी होगी। और वोकैबुलरी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए आप मिरर पे, जैसे आपने कहा मिरर पे जो है सामने देखकर अगर आप बात करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस अलग से बिल्डअप होता है। तो और क्या क्या स्ट्रैटेजी थी जिससे कि आपकी इंग्लिश पहले खराब थी, फिर धीरे धीरे अच्छी होने लगी और आज इतनी बेस्ट हो चुकी है? जी सर, जो स्ट्रैटेजी मेरी रही इंग्लिश को लेके, वो पर्टिकुलरली एक तो रीडिंग हैबिट रही मेरी। उसके बाद मेरे को सर ने एक चीज़ बताई थी कि रात में आप सोने से पहले एक स्टोरी ज़रूर पढ़ें। और जो मैं यूट्यूब वगैरह पे जो भी मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था, वो भी मोस्टली मेरे उसमें मीडियम इंग्लिश रहता था। जो मैंने मूवीज़ भी देखी, अगर कोई बाहर की मूवी देखी, वो भी हमेशा सिर्फ इंग्लिश में ही सुनी। ये ओके, दिस इज द सीक्रेट। यहाँ पर आप सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज तन्मय ने दिया है, वो ये है कि भाई अपने एंटरटेनमेंट में भी अपनी पढ़ाई ढूंढिए। क्योंकि अगर आप मूवी देख रहे हैं, मूवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, बट आपको अपने एग्जामिनेशन पूरी फोकस रखना पड़ेगा। तो मूवीज भी देखिए तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखिए, ठीक है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, और शाम को जो यूट्यूब चलाते रहते हैं ना, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, रील चलाते रहते हैं, रील नहीं चलानी है। कम से कम एक चैप्टर इंग्लिश का डेली रात में बैठ के पढ़ना है, रीड करना है। चाहे अच्छे से कर लो, चाहे धीरे धीरे कर लो, चाहे स्लोली कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको रीड करना ही करना है। तभी आप जाकर एनडीए जैसे इतने प्रतिष्ठित संस्थान में आप एंट्री पा सकते हैं। सही बात है? सही बात। और सर इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि जो मेरे स्कूल का जो करिकुलम होता है, इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज का ICSE में पेपर होते हैं, तो मैंने उनके भी पेपर्स की खूब प्रैक्टिस करी, खूब उनके जो मॉडल पेपर होते हैं वो लगाए, चेक करवाए। तो उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प करी, और फाइनली फिर मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई। और फिर मैंने कई जगह रिप्रेजेंट करा स्कूल को, और मैंने स्कूल में भी कई कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, मॉडल यूनाइटेड नेशंस में मैंने कई बार पार्ट लिया, और यहीं से फिर मेरी इंग्लिश। तो में जेंटेक्स एकेडमी का जो रिटन एग्जामिनेशन है, ये रिटन प्रिपरेशन में किस तरीके से रोल रहा आपको? मोटिवेशन, प्रिपरेशन और इसके साथ साथ जो स्ट्रैटेजी एनालिसिस जो है, वो क्या जेंटेक्स एकेडमी ने आपको प्रोवाइड किया? कैसे प्रोवाइड किया? मैथ्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? इसके बाद आपका जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? और उसमें जेंटेक्स एकेडमी ने आपको कैसे हेल्प किया?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल जेंटेक्स एकेडमी के नोट्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, उन्होंने तो मुझे हेल्प कराई। उसके बाद यहाँ जो मेंटोरशिप मिली, पर्टिकुलरली टीचर्स ने जो यहाँ पे हेल्प करी, और टीचर्स में भी अगर मैं बात करूँगा तो कोमल मिश्रा मैम, उन्होंने हर बार जब भी टेस्ट हुआ उन्होंने वन ऑन वन उन्होंने बुलाया, उन्होंने हर बार एनालिसिस करवाया, हर पेपर में उन्होंने एनालिसिस करवाया। जो हमारे यहाँ स्कोर कार्ड आता था तो टेबुलेटेड स्कोर कार्ड आता था हर कैंडिडेट का, उसके साथ उसकी रैंक आती थी, तो उसमें भी मैं हमेशा, वैसे तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी रैंक में रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर रैंक गिर जाती थी तो कोमल मैम कहती थी कि ये गिर कैसे गई, तो मैं इसको वहीं पर मेनटेन करके रखना है। तो उनका एक मोटिवेशन, उनका एक गाइडेंस हमेशा रहा, और इसी से फिर मैं उस पर वर्क करता था। सर टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रैटेजी, मैथ्स के लिए स्ट्रैटेजी मेरी क्लियर थी, सिर्फ PIQ पे फोकस करना है। और जो मेरी स्कूल की बुक थी, जो APC की जो मेरी बुक आती है APC पब्लिकेशन की, मैंने उसी को सॉल्व करा, उसी से अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने उससे क्लियर किया। बाकी जो DPP वगैरह होता है, जो PYQ होता है, उसको मैंने लगाया। जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिली, उसका इवैल्यूएशन और फिर जो उसका एनालिसिस, जो पर्टिकुलरली ये जो प्रोसेस था हर 2-4 दिन में जो होता रहता था, इसने मुझे बहुत हेल्प करी। और इसी से मैंने अपना स्कोर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन मैं उसको बढ़ाता गया, और फिर फाइनली मेरे अच्छा रिटर्न क्लियर हुआ, अच्छे स्कोर भी आया। चलो, तो रिटर्न क्लियर हो गया, SSB की डेट आई। SSB की जब डेट आई तो कैसा फील हो रहा था? क्योंकि रिटर्न एग्जामिनेशन तो क्लियर हो गया था, उसके लगभग एग्जामिनेशन के लगभग 20-25 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आ चुका था। फिर उसके लगभग 2 महीने बाद जो है आपकी SSB की डेट मतलब डेट फिक्स हो जाती है कि आपकी इस दिन SSB पढ़ने वाली है, तो 2 महीने बाद लगभग हो जाता है। तो SSB कहाँ पड़ी थी आप, मतलब कहाँ पर आपकी SSB थी? फर्स्ट SSB आप दे रहे थे, और कहाँ था वो? आप रहने वाले कानपुर के हैं, नॉर्दर्न साइड के हैं, कहाँ पड़ी थी SSB? सर मेरी SSB पड़ी थी नेवल सिलेक्शन बोर्ड 9 IRSD एरिया, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम, अरे भाई साहब, नॉर्थ का बंदा सीधे साउथ जा रहा है। चलो, तो विशाखापट्टनम एक नया आपके लिए पूरा शहर था, वहाँ पर आप गए वहाँ पे घूमा हुआ? हाँ सर, वहाँ बहुत जगह घूमी मैंने। RK बीच था, और वहाँ पे एक नरसिंह मंदिर है, शिमाचलम बुलाते हैं उसको, वहाँ मैं गया। वहाँ पे हमारी एक सबमरीन म्यूजियम है, वहाँ गया। एक प्लेन का म्यूजियम है, वो जगह घूमी। समय मिला था, मतलब आप क्या SSB के एक दिन पहले चले गए थे? सर एक दिन पहले भी घूमा, और फिर SSB के टाइम जो मेडिकल्स होते हैं तो उसमें हम लोग को लिबर्टी मिलती थी, तो उस टाइम पे बीच में मैं जाके घूमता ये भी बढ़िया चीज़ है कि आप 5 दिन की SSB थी, एक दिन पहले गए, घूमे, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप सारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों की SSB पढ़ती है, दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आप लोग जाइए, और जो भी आपका सिटी पढ़ रही है, जो यहाँ पे भी आपकी SSB जा रही है, तो वहां पर आप एक दिन पहले जाइए, जिससे कि आप उस सर्कमस्टांसेस से जो आपकी सिचुएशन है उनसे एकोमोडेट हो पाए। और वहाँ की जो अलग अलग जगह है घूमने वाली, वो तो घूम ही लीजिए ना, क्या जरूरत है ना, घूमने के अलग अलग बहाने यही होते हैं बहाने। तो यहाँ पर आप घूमे, विशाखापट्टनम घूमा। फिर 5 दिन की जो SSB थी उसमें थोड़ा सा मैं बताइए, स्क्रीनिंग में सबसे ज्यादा डर लगता है, सबसे ज्यादा बच्चे जो एलिमिनेट होते हैं वो स्क्रीनिंग में होते हैं। जी सर। तो आपके साथ क्या हुआ था स्क्रीनिंग वाले दिन, और क्या डे, मतलब टाइम टू टाइम आप थोड़ा सा बताइए। सारे हमारे व्यूअर्स जो जानना चाहते हैं कि एक एक पॉइंट बताइए कि क्या कब उठे, कब गए, कब MCU में पहुंचे, कब रिपोर्ट किया, थोड़ा सा बताइए। सर विशाखापट्टनम स्टेशन पे रुकने की जगह लॉन्ज है, तो वहाँ मैं रुका हुआ था, फिर मैं कोई होटल नहीं करा था। उसके बाद वहाँ पे हम लोग को Day 1 पे 3 जनवरी 2024 को MCO ऑफिस विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे रिपोर्ट करना था। वहाँ मैंने रिपोर्ट करा। उसके बाद वहाँ पे जो नेवी के ऑफिशियल्स थे वो आए, उन्होंने हम लोग को बस में बैठाया, हम लोग को ले गए SSB जो इंटरव्यू सेंटर था हमारा वहाँ तक। वहाँ पे हमारा पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, और वहाँ का खाना तो मुझे अभी भी याद है। सबसे बेस्ट मेमोरी वहाँ के खाने की है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग का वापस आए, फिर हम लोग को हॉल में ले गए। वहाँ पे हम लोग का सबसे पहले OIR टेस्ट हुआ। OIR टेस्ट के बाद वहीं पे हम लोग का पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी वहीं हुआ। उसके बाद हम लोग को थोड़ा टाइम दिया गया थोड़ा रिलैक्स करने का। उसमें मैंने रिवाइज़ करा जो अपनी स्टोरी लिखी थी, जो उसको नरेट करने का पूरा मैंने पहले से ही प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद सर हम लोग को थोड़ा टाइम दिया गया था, करीबन आधा घंटे के आसपास। फिर हम लोग को 15-15 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। मेरे हिसाब से 120 के अराउंड पीपल ने रिपोर्ट करा था। और हम लोग का नरेशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, हम लोग को रूम में ले गए थे, नरेशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ। फिर देन हम लोग को फिर लंच भी करवाया गया था वहाँ पे। उसके बाद हम लोग का 2-2.5 घंटा वेटिंग टाइम था। और फिर उसी हॉल में सब चेस्ट नंबर अनाउंस करने जाने लगे कि कौन सा चेस्ट नंबर था आपका। बच्चे, पता है आप लोगों को बता दूं सारे व्यूअर्स की 2 चेस्ट नंबर मिलते हैं। एक बार जब आप स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तब आपको मिलता है, जो सभी लोगों को मिल रहा होता है। फिर एक बार जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तब आपको एक चेस्ट नंबर मिलता है। तो क्या था चेस्ट नंबर आपका? सर तब मेरा चेस्ट नंबर 11 था। एक ऑर्डर में ही वहाँ चेस्ट नंबर दिया जा रहा था, तो 11th नेम मेरा बुलाया गया था।
जब ये नाम अनाउंस हो रहा था तो बहुत एंग्जाइटी भी थी कि होगा स्क्रीन इन कि नहीं होगा, बट फाइनली स्क्रीन इन हो गया। और उसका एक रीज़न ये भी था कि मेरा OIR टेस्ट बहुत अच्छा गया था और मैंने कॉन्फिडेंटली नरेशन भी करा था, ग्रुप डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करा था, और स्टोरी भी जहाँ तक मुझे जो लगता है कि मैंने एडिक्वेट लिखी थी। तो हम लोग का वहाँ पे फिर ये अनाउंस हुए, रिज़ल्ट अनाउंस हुए, हम लोग के फ़ोन ले लिए गए, हम लोग का लगेज रखवा दिया गया, हम लोग को रूम्स अलॉट हो गए हमारे, जहाँ हमको रुकना था अगले 4 दिन के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ रहे। जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था उस दिन फिर 2 बजे से लेकर 7 बजे तक कई फॉर्म भरने पड़ते हैं, वो फॉर्म्स भरे हम लोगों ने। फिर 10 मिनट का टाइम मिला था घर वालों से बात करने के लिए, वहाँ बात करा, पेरेंट्स को बताया कि मैं स्क्रीन इन हो गया हूँ, अब आगे का प्रोसेस है। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया सर, और फिर सो गए। फिर सुबह 5:30 बजे रिपोर्टिंग थी। स्क्रीन इन वाले दिन की बात कर रहे हैं? यस सर, स्क्रीनिंग में 120 लोग आए थे और 40 स्क्रीन इन हुए थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग से बोला गया था कि ग्रुप फोटोग्राफ है तो थोड़ा जल्दी आपको उठना पड़ेगा। तो 5 बजे हम लोग रेडी थे, हम लोग का ग्रुप फोटोग्राफ हुआ। उसके बाद डे 2 में हमारा साइकोलॉजी टेस्ट हुआ था वहाँ पे। तो उसमें टैट वैट पहले हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक था, उसके बाद SRT और HD। इंटरव्यू मुझे सुना है मैंने कि इंटरव्यू आपका काफी लंबा चला था। जी सर। कितना चला था सर? 55 मिनट से 1 आवर के आसपास। ओके, तो व्यूअर्स मैं आप लोगों को बता दूं कि कहाँ ये जाता है। नॉर्मली जनरली हम ये एक कह सकते हैं रखते हैं कि अगर आपका इंटरव्यू ज़्यादा जा रहा है, 25 मिनट से ज़्यादा जा रहा है, तो दैट मीन्स कि आप जो है रिकमेंडेशन की बाउंड्री स्टेज पर आ चुके हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो 50 मिनट्स का लगभग इंटरव्यू चला था। सुनते हैं कि क्या क्या इंटरव्यू में डिस्कशन हुआ था, बताइए। सर मेरा इंटरव्यू जो था वो डे 2 पे ही हो गया था साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद। और इंटरव्यू में जाते ही मैं रूम में गया तो डिस्टेंस पे ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने पहले फेमिलराइज कराया, पहले उन्होंने रिलैक्स करवाया, क्वेश्चन पूछे। उसके बाद उन्होंने CIQ पूछना चालू किए, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसमें सीरीज़ में क्वेश्चन वो हमसे रिलेटेड पूछते हैं। और हमारा जो पढ़ाई का बैकग्राउंड है, हमारे जो लाइफ का, जो हम लोग जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, उसमें एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उन्होंने वो पूछे। उसी में उन्होंने मुझसे कई क्वेश्चंस विद इन पूछे। उन्होंने मुझसे नेवी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे कि कौन कौन सी शिप्स हैं, इंडिया में कितनी शिप्स हैं, और कन्वर्जन्स पूछे कि नॉटिकल माइल्स क्या होता है। और उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग मेरा इंग्लिश का लेके उन्होंने यही जो मैंने अभी स्टोरी बताई कि मैं कैसे 9-10 में था, उस पर उन्होंने इस पर भी बहुत फोकस करा। उन्होंने पूछा कि मैंने कैसे इस पर काम करा। उन्होंने मुझसे जो मेरा दोस्तों के साथ इंटरेक्शन है वो कैसा है, मैं कहाँ कहाँ घूमा, मैंने एडवेंचर क्या क्या करे हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं दोस्तों के साथ कई बार मतलब ऐसे चला जाता हूँ, बाहर घूमने चला जाता हूँ, बिना बताए घर पे चला जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई, उनसे शेयर करी। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि आप यहाँ पे आप लोगों से मिले, जान पहचान हुई, तो आप मुझे अपने जो रूममेट्स हैं उनके चेस्ट नंबर और उनका नाम और वो कहाँ से उस बारे में बताएं। तो सर मेरा उस टाइम उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाया था, बस सरनेम से मेरे को याद था, किसी को गोरखपुर से वैसे याद रखते थे, तो किसी को मतलब ऐसे जगह से याद रखते, तो मैं वहाँ फंबल कर गया। यही चीज़ उन्होंने मुझसे कॉन्फ्रेंस में फिर पूछी थी, रिपीट करी थी, और वहाँ तब तक सबसे बात कमांड टास्क में बेसिकली आपसे वो मिस्टेक के बारे में भी आप बता रहे थे ना सर। वो मिस्टेक भी थोड़ा सा बताइए सर, जो वो आपकी GTO 4th डे पे हुई थी। जी सर। फिर डे 3 पे पहले सर डे 3 पे आते हैं, तो डे 3 पे GTO हमारा स्टार्ट हुआ। इंटरव्यू ओवर हो गया था, उसके बाद हम लोग आराम से गए, सोए, घर पे बातचीत करी। फिर डे 3 पे GTO हुआ, सुबह 4 बजे रिपोर्ट करना था, 4 या 4:30 बजे। सर वहाँ पे पहले हम लोग के जो टास्क होते हैं, जो 9 टास्क होते हैं, उसमें से 6 टास्क पहले डे 3 पे हुए। वहाँ सर मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैं उसको अभी भी एडमिट करता हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं ओवर एक्साइटेड हो गया, मैं ज़्यादा एक तरह से बोलने लगा, लोगों को मौका नहीं दिया, ज़्यादा बोलने लगा था, और इसी वजह से एक मैं ग्रुप में हाईलाइट हो गया था। और जो PGT भी था उसमें भी सर मैंने थोड़ा सा लीड ज़्यादा कर दिया। तो एक्साइटमेंट था, पहली बार देखा था ऐसा एनवायरनमेंट, और तो मैं सोचा था कि और मैं मतलब बोलने भी ज़्यादा लग गया था, तो वो मेरा एक इम्प्रेशन उतना अच्छा नहीं पड़ा था। लेकिन फिर मैंने लेक्चरेट तक अपने आप को इम्प्रूव कर लिया था, मैंने अपनी मिस्टेक पहचान ली थी। और जैसा आपको पता होगा डे 4 में भी सेम यही हुआ कि मैंने वहाँ पे अपना रोप क्लाइंबिंग जो 10 पॉइंट्स का होता है ऑब्स्टिकल, वो स्किप कर दिया था। 9 ऑब्स्टिकल पूरे करे थे, और जो 9 ऑब्स्टिकल में सबसे इंटरेस्टिंग था सर वो था जो कमांडो ब्रिज होता है, उसमें हम लोग को खड़े होना था। तो छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, उसको ऊंचा होता है काफ़ी ग्राउंड से, और उसमें हमें हाथ फैला के अपना कमांडो और अपना चेस्ट नंबर बोलना था। वो सर करा, वहाँ तक अच्छा था। फिर कमांड टास्क हुआ था सर। कमांड टास्क में मुझसे एक गलती हुई कि वो जो स्ट्रक्चर था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं उसको जो फर्स्ट उसमें 2 ऑब्स्टिकल थे,
और जो फर्स्ट ऑब्स्टिकल था सर वो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था कि, और जो मेरा सबॉर्डिनेट था वो भी उसको सही से रोप नहीं बांध पा रहा था, मैं भी उसको ट्राई कर रहा था। मैंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट ऑब्स्टिकल में लगा दिया। फिर जब तक मैं सेकंड ऑब्स्टिकल को फिगर आउट करके ब्रिज बना रहा था तो जो GTO सर थे उन्होंने बोला कि आपका टाइम अप हो गया, अब आप मुझे वर्बली सोल्यूशन बता दो। तो मैं वहाँ 1 मिनट खड़ा हुआ, पॉज लिया, मैंने थोड़ा सोचा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि वो लास्ट चांस था उसको सॉल्व करने का। मैंने उनको सही से सोल्यूशन बताया। फिर उन्होंने बोला कि ओके कमांडर, योर टास्क इज़ नाउ ओवर, यू कैन गो एंड रेस्ट, गो एंड जॉइन योर फ्रेंड्स। तो फिर मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया। फिर हम लोग के टास्क पूरे हुए सर। फाइनल ग्रुप टास्क होने के बाद घर पे बताया कैसा कॉल करने को मिला था, घर पे बताया कि कैसा हमारा रहा डे, क्या क्या हुआ, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और एक सर सेंस ऑफ रिलीफ भी था कि तीनों टेक्निक्स हमारी पूरी हो गई, अब कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है, फ्री ऑफ माइंड भी हो गए थे। फिर सोचा था घूमेंगे पर टाइम इतना हो चुका था कि घूम नहीं पाए। फिर आए, खाना पीना खाया और सो गए। तो 5th डे में फिर बेटा क्या हुआ, मतलब 4th डे तक तो कंप्लीट हो गया, 5th डे में क्या हुआ? सर 5th डे मॉर्निंग उठे थे हम लोग, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट करा। उस दिन खाना और अच्छा मिलता है हम लोग को वहाँ पे। और जो हमारे वहाँ पे ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, शायद PT इंस्ट्रक्टर थे, जो भी थे, उन्होंने हमको बताया कि कॉन्फ्रेंस रूम में कैसे जाना है, कैसे उन्होंने एटिकेट्स बताए। और फिर हम लोग को हॉल में खाना खा के हम लोग नहीं सर, हम लोग हॉल में वेट कर रहे थे। 1 बाय 1 हमको बुलाया गया। मेरी कॉन्फ्रेंस में पहले डिस्कशन हो रहा था, बाहर में बैठा हुआ था, 10-15 मिनट डिस्कशन चला। उसके बाद मेरे को अंदर बुलाया गया। उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मुझसे ये क्वेश्चन दोबारा पूछा कि मतलब आपके जो फ्रेंड्स थे उनका आप नाम बताओ। और मैंने उनको बताया कि मतलब यहाँ किस किस फैसिलिटी का यूज़ करा। तो मैंने उनको बताया टेबल टेनिस, चेस, एक फूसबॉल था हम लोग का, और कैरम बोर्ड, इन सब का यूज़ करा। और उन्होंने मुझसे जो जनरल बेसिक क्वेश्चन होते हैं कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने वो पूछे। और फिर उनका एक क्वेश्चन था कि आप अपने आप को तीनों टेक्निक्स में क्या रेट करोगे आउट ऑफ 25। तो मैंने बोला कि मैं 24 इंटरव्यू में करूँगा, 23 मैं अपने आप को साइकोलॉजिकल टेस्ट में करूँगा, और 22 GTO में करूँगा। मैंने अपनी वहाँ मिस्टेक एक्सेप्ट करी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपने ऐसा GTO में क्यों है, आपने इसको इतना कम रेट क्यों करा। तो मेरा उनसे सीधा, मैंने उनको क्लियरली बताया सर मैं ओवर एक्साइटेड हो गया था और मैंने अपनी मिस्टेक एडमिट करी कि मैं कोऑपरेशन उतना नहीं दिखा पाया था। और उन्होंने पूछा अगर आप कोई टास्क रिपीट करना चाहेंगे तो वो कौन सा होगा। तो मैंने बोला कि ग्रुप डिस्कशन में रिपीट करना चाहूँगा। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपका कॉन्फ्रेंस हो गया। फिर हम लोग गए, वेट करा, और फिर हमारा करीबन 2 बजे के आसपास हम लोग का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। हम लोग 12 लोग, 40 में 12 लोग रिकमेंड हुए थे। सो ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ इसमें। सर हम लोग को 3 चेस्ट नंबर मिलते हैं। तो जो पहला होता है तो स्क्रीनिंग में होता है, दूसरा हमारा जो होता है वो हम लोग को जो 4 डे में होता है वही होता है, वही हमारा चेस्ट नंबर हर जगह डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है। एक हम लोग का मेडिकल चेस्ट नंबर और होता है। वो मेडिकल का भी बड़ा अच्छी कहानी है। वो सर वो प्लस साइन जो उसमें होता है वो एक सबका फैसिनेशन होता है कि वो सबको चाहिए। और उसमें मेरे को चेस्ट नंबर 4 मिला था, जो मेरा लकी नंबर भी है। बहुत ही बढ़िया। सो ये एक बहुत लंबी जर्नी थी जिसमें आपकी 12th से वो जर्नी शुरू हो चुकी थी, फिर रिटन एग्जामिनेशन दिया, फिर उसके बाद आपने 5 दिन के SSB को क्लियर किया, फिर मेडिकल दिया। इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान, ये इस पूरे जर्नी के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि यार नहीं हो रहा, हो नहीं पाएगा, ऐसा कभी लगा, मतलब कि लगा कि शायद नहीं हो पाएगा कभी? सर ऐसा तो कई बार लगता रहता था, क्योंकि SSB ऐसा प्रोसीजर है जो कि मतलब कई लोग, मैंने सुना है जो मैंने लोगों से सुना है कि 20-20 अटैम्प्ट लोग देते हैं, और वहाँ यू हैव टू बी परफेक्ट, यू मस्ट हैव 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो मैं वो चीज़ इंट्रोस्पेक्ट करता था कि मेरे अंदर है कि नहीं है। तो कई बार अच्छा लगता था कि हाँ हो जाएगा, कई बार ऐसा भी लगता था कि सर नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेशन सा आ जाता था। लेकिन फिर वही अपने रूटीन पे वापस आके काम करना और उसी रूटीन को फॉलो करते रहना कंसिस्टेंटली, सर यही ने मेरे को SSB। तो इतनी बड़ी जर्नी में आप मोटिवेटेड अपने आप को कैसे करते थे, अपने आप को टारगेट ओरिएंटेड कैसे बनाते थे, इसमें जेंटेक्स एकेडमी ने आपकी कैसे हेल्प की, ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर जेंटेक्स एकेडमी का मेन मेंटोरशिप रहा, जो मैंने आपको पहले भी मेंशन करा था, जो एनालिसिस रहा, और फिर उसके बाद जो मोटिवेशन दिया उन्होंने कि अगर स्कोर कम हो गया तो फिर क्यों, कैसे बढ़ाना है, अगली बार के लिए अगर करोगे तो इट्स गुड। और फिर मैम जो टेक्निक्स बताई वो तो मेन रहा ही कि मतलब उसी से मेरा एक जो डेवलपमेंट का होता है स्केल, जो ग्राफ अप जाता है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सर जेंटेक्स एकेडमी का रहा। जो मैम थी कोमल मिश्रा मैम, उन्होंने बहुत इसमें कंट्रीब्यूट करा सर। उसके सिवा मैं खुद भी कोशिश करता था मोटिवेटेड रहूँ। मैं पॉडकास्ट जो यूट्यूब वगैरह में जो मेरा एंटरटेनमेंट टाइम होता था उसमें पॉडकास्ट सुनता था। कर्नल कौशल कश्यप का पॉडकास्ट है, शिवेंद्र कानवार का है,
मेजर गौरव आर्या का एक पॉडकास्ट है, एक विवेक जैकॉब है, मेजर विवेक जैकॉब, उनका पॉडकास्ट वगैरह। तो ये सब सुन के मैं मोटिवेटेड रहता था फ्री टाइम में, और फिर कंसिस्टेंटली अपना जो रूटीन है उसको मैं रूटीन को फॉलो करता रहा। और कई बार सर जैसा मैंने अभी बताया अप्स एंड डाउन्स आए कि स्कोर कम हो रहा है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो उनको छोड़ा, थोड़ा सा रिलैक्स करा और फिर आगे फिर मूव ऑन कर गए। तो इस सारी जर्नी में आपको जेंटेक्स एकेडमी जब आप आए, यहाँ जुड़े आके, तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट कैसा लगा? किस तरीके की आप यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस जो है वो आपको मिल रही थी? और इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे बड़ी क्वालिटी अगर आपसे पूछा जाए कि जेंटेक्स एकेडमी की क्या है, तो वो आप ज़रूर हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही फ्रेंडली था और बहुत ही मतलब जो डिफेंस ओरिएंटेड था। जो यहाँ के टीचर्स के जो लेक्चर्स थे उसमें भी हम लोग को मोटिवेशन था ही, और कोमल मैम का भी गाइडेंस मोटिवेशन हमेशा रहा। और सर जो यहाँ की बेस्ट क्वालिटी लगी वो यहाँ की टेस्ट सीरीज़ थी। ये जो टेस्ट सीरीज़ थी सर, इसने मेरी बहुत हेल्प करी। इसमें PYQ और जो नए क्वेश्चंस थे, जो नया पैटर्न है उसका भी मिक्सचर था, और इसने मेरी हेल्प करी। जब वहाँ पेपर आया तो मुझे वैसा एनवायरनमेंट मिला जो हम लोग OMR में फिल करते हैं, कई बार मिस्टेक हो जाती है, वो चीज़ भी यहाँ कई बार मुझसे हुई, तो मैंने उसको सीखा, करेक्ट करा। और मतलब एक बार तो मैं आपको एक इंसिडेंट मेंशन करना चाहूँगा कि 50 क्वेश्चन के बाद 51 ब्लॉक छोड़ के 52 से भरने लग गया था। तो ये भी मैं गलती कर चुका हूँ एक बार। तो ये जो गलती थी वो अगर मेन पेपर में होती तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ थी, इससे वहाँ का प्रेशर का एक्सपीरियंस मिला, प्रेशर हैंडलिंग बेसिकली आ गई। और जो प्रेशर में सर कई बार होता है हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं, वो चीज़ मेरे साथ उतनी नहीं थी। पर हाँ, जब प्रेशर ऐसे 10 मिनट बचा है, आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपने सोचे करने, वो चीज़ एक पहले से एक्सपीरियंस मिल गया, तो वहाँ वो बहुत मेरे को हेल्पफुल रहा। सो व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जेंटेक्स एकेडमी जो है वो एक फुल फ्लेजेड प्रोग्राम चलाती है, जिसमें हम आपको रिटन, SSB और इसके साथ साथ इंटरव्यू पूरी तरीके से कैसे क्लियर अप करना है, टेस्ट सीरीज पे कैसे फोकस करना है, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, इन सारी चीजों पर हम यहाँ पे बहुत फोकस होकर यहाँ पे तैयारी कराते हैं। और उसी का एक बड़ा उदाहरण आपको सामने तन्मय जी दिख भी रहे हैं, वो बता रहे हैं कि देखिए अल्टीमेटली पढ़ाना तो है ही है, पढ़ना तो है ही है, पर उस समय जब एग्जामिनेशन चल रहा है, रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है, जब आपके सामने जो है जो लर्नेड ऑफिसर्स जो हैं, जो वो सामने आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, यहाँ पर आपको बखूबी जो है बताया जाता है, समझाया जाता है, और बार बार उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो तन्मय, ये सारी चीजों में अगर मैं आपसे बात करूं, जब आपको रिजल्ट आपको मिला, फाइनल सिलेक्शन आपका हुआ, तो व्हाट वाज द इमोशनल मोमेंट? जो लगता है कि यार अब पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था, आपके दोस्तों का रिएक्शन कैसा था? यहाँ जब जेंटेक्स एकेडमी आपने बताया, तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जैसे आप कोमल मैम का इतना मतलब कैसे कह सकते हैं ना कि इतना नाम ले रहे हैं, और मतलब बहुत ज्यादा ही आप उनसे जुड़े हुए हैं, वो दिख रहा है यहाँ पर। तो कैसे रिएक्शन था? पेरेंट्स का रिएक्शन कैसे था? पेरेंट्स का कोई रिएक्शन नहीं था सर। क्यों? एक तो सर हार्डशिप फेस करी थी, और दूसरा फोकस था जो आगे NDA में आने वाली ट्रेनिंग है 3 साल, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो INA में ट्रेनिंग होनी है, उस पर मेजर फोकस हम लोग का रहा। तो सर मतलब ये है कि एक तरफ थोड़ा सा दुख था कि दूर जा रहा है बच्चा, पर खुशी भी थी कि सिलेक्ट हो गया बच्चा, सक्सेस हो चुका है, सक्सेस मिल चुकी है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस इतनी कम उम्र में मिल जाती है। तो एक मिक्स मैच रिएक्शन मैं कह सकता हूँ। जी सर। मम्मी मतलब थोड़ा आंखों से आंसू आया था कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी पूजा कर रही थी, मम्मी मंदिर में थी, और शाम के करीब 6:30 बजे मेरिट लिस्ट आई थी, 11 अप्रैल को आई गेस। तो उस दिन मैं गया था, मैं बाहर से घूम कर आ रहा था, मैं आया, लिस्ट देखी, मैंने अपना रैंक सर्च करी, तो 363 पे मुझे अपना नाम उसमें दिखा। मैं गया, मैंने मम्मी को बताया, और फिर मम्मी पूजा में बिज़ी थी, तो उनका कोई इनिशियल रिएक्शन नहीं आया। उन्होंने आते कहा चलो हो गया, अब आगे NDA की तैयारी करो। वहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग, जो वहाँ का जो NDA का एनवायरनमेंट है वो और टफ़ है, और वहाँ पे आपको और जो उनके जो स्टैंडर्ड्स है, वो आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपका एक ऑफिसर के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको मीट करनी होती हैं। तो उन्होंने कहा मेजर फोकस आपका वही रहना चाहिए, अब जो पुराना हो चुका वो हो चुका, अब यहाँ से नई लाइफ स्टार्ट है, NDA की जो ट्रेनिंग है उस पर पूरा फोकस करो, और वहाँ पे यू हैव टू स्टैंड आउट। तो सर वही रहा। दोस्तों के रिएक्शन की बात करूँ सर, तो मेरे दोस्त खुश थे, और फिर हम लोगों ने घूमे फिरे भी, पार्टी भी करी, सब करा। ओके। और फिर जेंटेक्स एकेडमी जब आप पहुंचे, कोमल मैम से आप मिले, तो फिर कैसे उनका रिएक्शन था? क्या रिएक्शन था? शिवम सर से जब आप मिले तो क्या रिएक्शन था सर आपका और उनका दोनों का? सर यहाँ पे मैंने सबसे पहले इन लोगों को तो कॉल पे बता दिया था, जो मेरे टीचर्स थे उन सबको मैंने कॉल पे बता दिया था कि मैं रिकमेंड हो गया हूँ।
तो उन लोग का वही कॉल पे ही रिएक्शन, एक जो अंदर से हंसी अंदर से दिल से आती है, जो छूट जाती है, वैसा उनका रिएक्शन था। फिर जब मैं सामने से मिला तो भी उन लोगों ने बहुत मेरे एफ़र्ट्स को प्रेज़ करा। उन्होंने मुझे, उन लोगों ने फिर भी तब भी मोटिवेट करा। उनके भी वर्ड्स यही थे कि आपको अब आगे एनडीए देखना है, जो ये एक सिलेक्शन तो एक एंट्रेंस है, आपने एक जस्ट स्टेप आगे बढ़ाया है, अब आप पहुंच गए हैं उस जगह पे। अब आपकी जो मेजर लड़ाई है वो 4 साल में होने वाली है, जो ट्रेडिंग की है, तो अब आपको उस पर फोकस करना है। तो सर का यही गाइडेंस रहा, यही मोटिवेशन रहा, और सब खुश थे और बहुत अच्छा लग रहा था। शिवम सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, शिवम सर ने मुझे एक्सक्लूसिव गाइडेंस दिया, और जो मेरे को मेजर मतलब रिटर्न के बाद जो फर्दर एसएसबी के लिए मेंटरशिप और जो फर्दर गाइडेंस था, वो सब शिवम सर के थ्रू ही प्रोवाइड हुआ। उन्होंने ही मुझे बताया कि आपको कैसे करना है, बेसिक भी उन्होंने उन्हीं के थ्रू समझ आया, और फिर आगे भी जो फर्दर गाइडेंस था वो उन्हीं से मिला। सो ये थी स्टोरी हमारे सुपर हीरो की, तन्मय की। और अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हम बिल्कुल सुनेंगे, पर आपको होना होगा पहले एनडीए में सिलेक्ट। तो अगर आप हुए हैं इंस्पायर तन्मय से, तो जगिए, उठिए और काम तब तक करते रहिए जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। इसी तरीके की एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ ज़ेनटेक्स के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू एंड जय हिंद।